हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। तो ये हमारा पॉलिटी का थर्ड सेशन होगा और जिसमें हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत बार किया है, लेकिन फिर भी इसके हर बार प्रश्न सही हों ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन करके पूछा जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस सेशन के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर ही मेरा ये मकसद है कि आप लोगों के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सोल्व हों और आप लोग रिवीजन करें तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। टू द पॉइंट बातें आपको एक ही जगह मिल जाए। तो प्रियम्बल का भी टू द पॉइंट स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारी परचम क्लासेस ने सवाल नाम की ये ई बुक आप लोगों के लिए प्रिंट की है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारे एमसीक्यूज होंगे, जो भी प्रैक्टिस होगा, करंट अफेयर की जो प्रैक्टिस एमसीक्यू है उसको क्वार्टरली बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना होगा, parchamclasses.in पे हमारा ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग जाके वहां पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, पूरे साल के जितने भी ये हमारी ई बुक्स आएंगी क्वार्टरली बेसिस पे, वो आपको एक ही जगह कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कंटेंट डिफरेंट नहीं है, लेकिन जिसको कंपाइल्ड फॉर्मेट में एक ही जगह चाहिए सारी ई बुक्स, तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा। परचम ऐप पे अवेलेबल होगा पूरे साल का। और जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं उनको ये ई बुक जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे parchamclasses.in से मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी करंट अफेयर की ऑब्जेक्टिव ई बुक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ कोर्सेज के बारे में आपको मैं बताना चाह रही हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स परचम पे चल रहा है, जो पूरे के पूरी हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर करवाया जा रहा है और सारा का सारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ठीक है, एक कोर्स चल रहा है एसएससी इकोनॉमी का, जिसके अंदर जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक के एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स जो हैं आप लोगों के लिए उठाए गए हैं, और इस कोर्स को मैंने प्रिपेयर किया है। ये भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। दोनों ही कोर्सेज पे 10% की छूट अगर आपको चाहिए तो यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक क्या कहता है, सबसे तो पहले ये समझिए कि प्रियम्बल क्या है। पहले इसकी जड़ पकड़ते हैं कि प्रियम्बल है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। अभी समझना, ये ना मेरा एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड का नाम क्या रखे, फ्रेंड का नाम है पपलू, कुछ भी रख दीजिए, ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे खड़ी हूं मैं, ये मैं खड़ी हूं। ठीक, अब मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये कहा कि आप ना मुझे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए और मैं आपको एक महीने में 6 करोड़ करके दे दूंगा। मैंने कहा भाई तू ऐसा क्या करेगा, मेरे 5 करोड़ रुपए मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तुमको ऐसे ही कैसे दूं। अपना रोड मैप बताओ मुझे, अपना प्लान बताओ मुझे कि आप करने क्या वाले हो इन 5 करोड़ रुपए से। अब आपसे मैं कहूं कि बच्चों मुझे ना 5 करोड़ रुपए दे दो, एस्पिरेंट्स मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो, और मैं आपको इतने समय के बाद ये 7-8 करोड़ करके दे दूंगी। आप भी पूछोगे मैम ऐसा क्या करोगे, हमें बताओ तो सही, आपका प्लान क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, कहाँ पे पैसा लगाओगे, क्या करोगे इनका, कैसे इनको यूज करोगे, पूछोगे तो सही ना। बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी हमारे इंडियंस थे, उन सब इंडियंस ने क्या किया, अपने देश की कमान कुछ चंद लोगों के हाथ में दे दी, जिनमें से नेहरू जी एक है। अब नेहरू जी को, क्योंकि इंडियंस ने बहुत मेहनत की आजादी के लिए, बहुत ज्यादा फाइट की है अपनी फ्रीडम के लिए, अब इतनी सारी मेहनत उन्होंने नेहरू जी की झोली में डाल दी कि लीजिए नेहरू जी। नेहरू जी से पूछेंगे तो सही ना कि आप हमारे इस देश का करोगे क्या, आप हमारे लिए कैसा देश बना रहे हो, आप हमारे भारत को कैसा बना रहे हो। तब नेहरू जी ने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को भारत का एक रोड मैप तैयार किया, भारत के बारे में ये बताया कि मैं कैसा भारत चाहता हूं, मैं आपके भारत को कैसा बनाना चाहता हूं। वो भारत जो सोशलिस्ट होगा, वो भारत जो सेक्युलर होगा, वो भारत जो सोवरन होगा, वो भारत जो इंडिपेंडेंट होगा, जो डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, वो भारत जो रिपब्लिक होगा,
मतलब कि उसने क्या बताया, नेहरू जी ने क्या बताया, अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि मैं कैसा आपके भारत को कैसा बना दूंगा। आप ये भारत, आप ये मेहनत मेरे हाथ में डाल रहे हैं, तो मैं इस मेहनत को क्या रूप दूंगा, आपके भारत को कैसा बना दूंगा। फिर किसी ने पूछा आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों इसको सॉवरन बना रहे हैं, क्यों डेमोक्रेटिक, क्यों रिपब्लिक, इससे क्या होगा। तो नेहरू जी ने बताया इससे मुझे जस्टिस मिलेगा, इससे हमारे देश में फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, बंधुत्व भाईचारा बढ़ेगा, इससे हमारे देश में इक्वालिटी प्रमोट होगी। ये मेरे ऑब्जेक्टिव है, मैं ये ऐसा भारत चाहता हूं। दिस इज प्रियम्बल, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हमने अपना ऑब्जेक्टिव बताया, नेहरू जी ने अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि भारत कैसा होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस भारत को लेके। दिस इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हालांकि ये शब्द बाद में ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये शब्द बाद में ऐड हुए हैं। मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूं कि भारत प्रियम्बल है क्या। ठीक है, तो यानी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कर दिया, उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया कि मेरा उद्देश्य ये है, मैं भारत को ऐसा बनाना चाहता हूं। तब लोग जाके शांत हुए कि ठीक है, हमने सही हाथों में अपना भारत दिया है और ऐसा भारत, ऐसा प्रोडक्ट बनके अब तैयार हो जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मुझे भारत का उद्देश्य क्या है, मेरे भारत का, मैं भारत क्यों बना रहा हूं, मैं संविधान क्यों बना रहा हूं। दिस इज प्रियम्बल। आगे चल के इसी को ही प्रियम्बल कहा जा रहा है। अब ये प्रस्तावना, ये आइडिया कहां से आया आपके दिमाग में कि हमको एक प्रियम्बल लिखना चाहिए। ये आइडिया हमको अमेरिका से आया। अमेरिका वाज फर्स्ट नेशन, अमेरिका वो पहला नेशन था जिसने अपने संविधान में प्रियम्बल ऐड किया, प्रस्तावना ऐड की। और यहीं से ही हमको आइडिया मिला, इंडिया को आइडिया मिला। पर जो प्रियम्बल, यूएसए के जो शब्द हैं और भारत के शब्द हैं अलग है। इंडिया के अंदर जो प्रियम्बल के अंदर वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जो हमने वर्ड यूज किए हुए हैं, यानी जो हमने सोर्स यूज किया हुआ है, हमारे प्रियम्बल का सोर्स क्या है, नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये हमारा सोर्स है। ठीक है, नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो हमारा सोर्स है। मतलब जो नेहरू जी ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव बताया था, उसका यूज करके हमने प्रियम्बल तैयार किया है। हमें तो अब भी समझ नहीं आया प्रियम्बल क्या है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो समझ गए मैम हम क्या है, कि नेहरू जी क्या चाहते थे, लेकिन ये प्रस्तावना, ये प्रियम्बल ही क्या है। अब आप पूरी रामायण पढ़ें, उससे अच्छा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मन का 108 पढ़ लें। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि रामायण के अंदर क्या क्या हुआ। आप पूरा सुंदर कांड पढ़े इतना बड़ा, उससे अच्छा है कि आपने क्या किया, वो संस्कृत वाली बुक ले आए क्रिस्प, जिसके अंदर लिखा होता है, और 10 मिनट में पूरा कांड आपने पढ़ के खत्म कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आप पूरा संविधान पढ़ रहे हो कि हमारा संविधान कैसा है, क्या चाहता है। उससे अच्छा है कि आप एक पेज में प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, और यानी उसकी समरी है, पूरे संविधान की समरी है प्रियम्बल। ये प्रीफेस है। पूरा संविधान बहुत टेक्निकल और बहुत मुश्किल भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा प्रियम्बल इसको इजी करता है, इजी टू अंडरस्टैंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिफिकल्टी है उसको आसान कर देता है, उसको डेसिफर बना देता है, यानी उसको पढ़ने योग्य बना देता है। दिस इज प्रियम्बल। समझ रहे हो क्या है प्रियम्बल, क्यों है प्रियम्बल, ये बातें आपको समझ आई होगी। हम एक बार शब्दों में इनको पढ़ लेते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। प्रीफेस समझते हो, समरी है। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है भारत के लिए, हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सब प्रियम्बल बताता है। ठीक है, अब जो ये प्रियम्बल है ये कहाँ लिखा हुआ है, अगला सवाल ये पूछा जाता है प्रियम्बल कहाँ लिखा हुआ है। प्रियम्बल लिखा हमने लास्ट में, अमेरिका का प्रियम्बल सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है, भारत का प्रियम्बल सबसे लास्ट में, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है। आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड, पूरा संविधान जब तैयार हो जाता है उसके बाद हमारा प्रियम्बल लिखा जाता है, सबसे लास्ट में प्रियम्बल लिखा गया है। ठीक है, हमारे फाउंडिंग फादर्स का एस्पिरेशंस क्या थी, विजन क्या है हमारे फाउंडिंग फादर का, वो क्या ड्रीम देख रहे हैं, उनके ड्रीम्स का रिफ्लेक्शन है प्रियम्बल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 ऑफ दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने मूव किया, और ये उसका ब्लूप्रिंट है, प्रियम्बल का ब्लूप्रिंट है। जिस तरीके से आपके एग्जाम से पहले ब्लूप्रिंट आता है ना कि इतने नंबर का ये क्वेश्चन, इतने नंबर का ये, इस टॉपिक में से ये, बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का ब्लूप्रिंट है, या मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट प्रियम्बल है, ये भी बात सही है। ठीक है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये पता लग गया कि हम क्या चाहते हैं।
अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में पहला था जिसने प्रियम्बल को बनाया, जिसने प्रियम्बल लागू किया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव, ये जो प्रियम्बल है, ये पर्पस, ये ऑब्जेक्टिव संविधान का, इसको बताता है कि हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। अब एक तरीके से सवाल पूछा जाता है कि किसने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा, कौन इसके बारे में क्या कहता है, ये सवाल आजकल बहुत बन रहे हैं। तो हम इन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो N.A. पालखी वाला, इसने क्या कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान है, यानी प्रियम्बल ही उसका समरी है, प्रियम्बल ही उसकी ग्लोसरी है, कुछ इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यानी इसका आइडेंटिटी कार्ड किसने बताया? N.A. पालखी वाला ने बताया। उसके बाद K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, K.M. मुंशी जो है वो क्या कहते हैं, ये तो हमारी राजनीतिक कुंडली है, पॉलिटिकल होरोस्कोप है। तो किसने प्रियम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप बताया? K.M. मुंशी ने बताया। अर्न्स्ट बार्कर, अर्न्स्ट बार्कर क्या कहते हैं? प्रियम्बल तो की नोट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज संविधान में है ही प्रियम्बल, तो अर्न्स्ट बार्कर ने इसको की नोट कहा। ठाकुरदास भार्गव इसको क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का गहना, यानी कि ज्वेल सेट कहते हैं, ये एक ज्वेलरी सेट है, ठीक। उसके बाद जो हमारे चीफ जस्टिस M. हिदायतुल्लाह है, वो क्या कहते हैं? ये तो संविधान की आत्मा है, इट इज सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, किसने इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा? N.A. पालखी वाला। किसने इसको ज्वेल सेट कहा? आप कहेंगे ठाकुरदास भार्गव। किसने इसको K.M. मुंशी, किसने इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा? K.M. मुंशी ने। किसने इसको की नोट कहा? अर्न्स्ट बार्कर ने। और किसने इसको सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा? M. हिदायतुल्लाह ने। तो ये 5 टैग और 5 टाइटल प्रियम्बल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल प्रश्न ये भी पूछे जा रहे हैं, टीचिंग के एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्ड पहले लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं आजकल। तो आपको पता होना चाहिए, हर किसी की एनसीईआरटी के पहले पेज पे गांधी जी की फोटो के साथ ये प्रियम्बल लिखा होता है, पर हम ध्यान नहीं देते। यहां देख लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम ये 5 कीवर्ड्स को याद रखेंगे, sovereign, socialist, secular, democratic एंड रिपब्लिक। ये लाइन वाइज आपको याद होने चाहिए, आप 2-4 बार इसका गीत सा बना के याद करेंगे, पता लग जाएगा। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सारे पहले एस से आ रहे हैं। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर बोले सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 वर्ड है, ठीक है। क्यों क्यों हम ये चाहते हैं? हमें क्या सिक्योर करना है? हमें जस्टिस सिक्योर करना है। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। याद रखेंगे तीनों चीज कि कौन कौन से जस्टिस की बातें होती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। और क्या चाहिए आपको? लिबर्टी चाहिए। किस चीज की? किस चीज की लिबर्टी चाहिए? टैबफा की लिबर्टी चाहिए। व्हाट इज दिस टैबफा? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। किसकी लिबर्टी चाहिए? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। याद रखेंगे टैबफा, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। फिर इक्वालिटी किस चीज की चाहिए आपको? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटीज की। स्टेटस की, हमारी प्रतिष्ठा इक्वल होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज हमें इक्वल मिलनी चाहिए, ताकि हमें फ्रेटर्निटी मिले, हमारा देश इंटीग्रल रहे। ऐसा संविधान हम 26 यानी 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करते हैं और इनेक्ट करते हैं हमारे संविधान के अंदर। ये कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में जो आपको याद रखने हैं। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्यों चाहिए हमको? ताकि हमें जस्टिस मिले। कैसा जस्टिस? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। ताकि हमको लिबर्टी मिले। लिबर्टी किसकी? टैबफा की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। हमको इक्वालिटी मिले, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। और 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949 को हम हमारे इस संविधान को, हमारी इस प्रस्तावना को, संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये सब बातें हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कौन कर रहा है ये सारे काम? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी हमारे संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये तो हमारा पूरा प्रियम्बल का कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं मोटा मोटा आपको ये बता रही हूँ हमारे प्रियम्बल में बताया क्या हुआ है, लिखा क्या हुआ है। देखो
चार पांच चीजें हमारी इस प्रस्तावना में लिखी हुई है। एक तो सोर्स बताता है ये संविधान का कि किसने संविधान बनाया, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक हैं, तो हमारा जो संविधान है वो लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, लोगों से ही और लोगों के लिए ही, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, यानी हमारा सोर्स क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। फिर हमारे इंडिया का नेचर कैसा है, कैसा है हमारा भारत, सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। क्यों है ऐसा नेचर, क्योंकि हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। क्या क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। चौथी चीज इसमें डेट ऑफ अडॉप्शन बताया हुआ है 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर्स कौन होते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो संसद में सांसद बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं, एमएलएज होते हैं, जितने भी हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, प्रियम्बल ना तो उनकी ताकत है और ना ही उनके लिए कुछ प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल होता है नेचर में। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर प्रियम्बल में से एक भी चीज पूरी नहीं होती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते। अगर ये जस्टिसिएबल होता तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लाइक फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं, यू कैन गो डायरेक्टली इनटू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज नॉन जस्टिसिएबल। इट मींस अगर प्रियम्बल पूरा नहीं होता है, अगर प्रियम्बल की कोई बातें पूरी नहीं होती है, अच्छे से लागू नहीं होती है, देन प्रियम्बल जो है वो, उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है, एंड इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि न्यायालय में इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इन चीजों को लागू करो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम नेचर की बात करते हैं। सबसे पहला शब्द आया सॉवरन, इसको हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट कहेंगे संप्रभु। इंडिया एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से सॉवरन है। सॉवरन शब्द का मतलब क्या है, अब समझना। भारत जो है 1947 से 1949 तक कहूं, या मैं कहूं 1950 तक, हम डोमिनियन रहे। हम क्या रहे, हम डोमिनियन रहे। 1950 से लेके आज तक और रहते जिंदगी तक हम सोवरन हो गए। ये डोमिनियन क्या होता है और सोवरन क्या होता है, इसको समझो। डोमिनियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डोमिनियन का मतलब होता है जैसे हमारी लोकसभा ने कानून बनाया, हमारे राज्यसभा ने कानून बनाया, कानून बना के वो जाएगा लंदन में, और लंदन की जो क्राउन है वो उसके ऊपर करेगा हस्ताक्षर, साइन। ये तो हो गया डोमिनियन स्टेटस, ये तो हो गया डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, अब हम डोमिनियन नहीं रहे, ये मैं रिपब्लिक बता रही हूं आपको, रिपब्लिक क्या होता है और डोमिनियन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं सोवरन बताती हूं आपको। अब क्या हुआ, हमने इस लंदन के क्राउन को हटा दिया और इसकी जगह अपना प्रेसिडेंट बिठा दिया, अपना प्रेसिडेंट बिठा दिया। जब हमारे देश में जो हाईएस्ट पोस्ट है वो इलेक्टेड हो गई है, हमारे देश में हाईएस्ट पोस्ट अगर इलेक्टेड हो गई है, प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर इलेक्टेड पोस्ट है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा देश कैसा है, हमारा देश रिपब्लिक बन गया है। हमारा देश रिपब्लिक के साथ साथ हमारा देश सोवरन बन गया है। इस सोवरन शब्द का मतलब क्या है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, पावर टू टेक डिसीजन। हमारे ऊपर कोई नहीं है हमको ये बताने वाला, आपको ये करना, आपको वो करना। अमेरिका ने कहा ईरान से संबंध तोड़ो, हमने नहीं तोड़े, बिकॉज वी आर सॉवरन। किसी ने कहा कि रशिया के साथ संपर्क मत रखो, रशिया से डिफेंस डील मत करो, हमने नहीं तोड़े। हम रशिया से आज भी डिफेंस डील करते हैं, बिकॉज वी आर सॉवरन। WTO कहता है इतनी सब्सिडीज मत दो अपने किसानों को, हम तो दे रहे हैं, बिकॉज वी आर सॉवरन। हम वो काम करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि भारत सॉवरन है। भारत अपने डिसीजन खुद लेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। हमने किससे रिलेशन रखने हैं, किससे रिलेशन नहीं रखने हैं, कितना व्यापार करना है, कितना व्यापार नहीं करना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इंटरनल पॉलिसी, ये सारी की सारी पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल फ्री है, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। इसी को ही कहते हैं सॉवरन। और सभी कानूनों को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनेक्ट करते हैं अपने सिग्नेचर के साथ। तो हम सॉवरन है, हम रिपब्लिक है। ठीक है,
डोमिनियन का मतलब क्या है वो भी आप समझ गए। उसके बाद हम सॉवरन के बाद अगला शब्द समझते हैं सोशलिस्ट। भारत जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि हम पॉवर्टी, इग्नोरेंस, गरीबी को, इग्नोरेंस को और इनइक्वालिटी, जो अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटी है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद, कि हमें गरीबी हटानी है, हमको इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज है, वो खत्म करनी है, हमको वेलफेयर करना है सबको। यानी हम गांधीवादी समाजवाद, गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म दोनों का ब्लेंड है। ठीक है। समाजवाद का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं खेल रहे हो, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की भी बात कर रहे हो। और ये जो शब्द है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। 3 शब्द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुए हैं। 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुए, इंदिरा गांधी ने किए हैं। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। वजह है इसकी भी कि यही 3 शब्द इसी समय क्यों हो रहे हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द हम लोगों ने ऐड किए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम ये 3 शब्द इसी समय क्यों ऐड हो रहे हैं। देखो 1971 में हमने वॉर किया पाकिस्तान से। पाकिस्तान किसके हक में था? अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है अच्छे वाली। अब जैसे ही हमने पाकिस्तान से युद्ध किया बांग्लादेश की आजादी के लिए, अमेरिका ने हमसे नाराजगी जताई, अमेरिका ने हमसे बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारा व्यापार कम कर दिया। हमको जितना भी एड दे रहा था अमेरिका, सारी एड, सारी मदद बंद कर दी। अब भारत अमेरिका को एक मैसेज देना चाहता था कि हम डरते नहीं है भाई तुझसे, अगर तू नखरे दिखाएगा तो हम यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं। वी आर अडॉप्टिंग सोशलिज्म, वी आर अडॉप्टिंग सोशलिज्म। और अमेरिका, रूस को भी साफ साफ कह दिया, सोवियत को भी साफ साफ कह दिया, देख भाई तेरे भी दबाव में नहीं रहेंगे, वी आर सॉवरन, हमारा डिसीजन है, हम समाजवाद लेना चाहते हैं, हमने अपना लिया। जब तक रहेगा रहेगा, फिर क्या पता पूंजीवाद अपना ले। तो तू भी ये मत सोचो कि तेरे पाले में आ गए हैं, तेरे एरिया में आ रहे हैं, तेरे वाले ब्लॉक को हम चुन रहे हैं। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ हैं, हम गुट निरपेक्ष वाले लोग हैं। बट ठीक है, अमेरिका को एक मैसेज देना था कि तुम अकेले नहीं हो, हम थोड़े से टिल्ट हो रहे हैं यूएसएसआर की तरफ। ये मैसेज देना चाहती थी इंदिरा गांधी अमेरिका को, इसलिए ये वर्ड 1976 में हमने ऐड किया। दूसरी वजह, हमने सेक्युलर शब्द क्यों ऐड किया? ये वो समय चल रहा है जब धर्म के नाम पे बहुत लड़ाइयां हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश अभी अभी आजाद हुआ है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर वाले एरिया के अंदर इनफिल्ट्रेशन बढ़ा रहा था, धर्म के नाम पे लड़ाइयां कर रहा था। तो हमने ये सेक्युलर शब्द डाल के ये दिखाना चाहा कि हम सेक्युलर है, हम धर्म निरपेक्ष है, हमको हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब धर्म एक है, हमारे लिए सब रिलीजन एक है, हम सभी रिलीजन्स का इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये सेक्युलर शब्द ऐड करके हम ये बताना चाह रहे थे। हालांकि सेक्युलर शब्द लिखे या ना लिखे, आर्टिकल 25 से 28 वैसे भी सेक्युलरिज्म को शो कर रहा था, पर अब हमने लिख के ये बता दिया कि वी आर सेक्युलर। उसके बाद इंटीग्रिटी शब्द को हमने क्यों ऐड किया? ये वो समय चल रहा है जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो भारत को तोड़ना चाह रही हैं। बहुत सारी ट्राइब्स कह रही थी नॉर्थ ईस्ट की कि हमको अलग देश चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को चिकन कॉरिडोर के आगे अलग किया जा रहा था कि भारत से अलग कर दीजिए। तब इंदिरा गांधी ने ये मैसेज दिया कि भारत अखंड है, भारत इंटीग्रल है, कोई भी ताकत भारत के राज्य को भारत से अलग नहीं कर सकती, इंडिया से अलग नहीं कर सकती। हमारे स्टेट्स इंटीग्रल पार्ट है, हमारा, हमारी डिग्निटी है, हमारा पहचान है, और हमारे जो स्टेट्स हैं वो भारत के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये वजह है कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये वर्ड ऐड किए गए हैं। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, कोई पागल नहीं है, कोई चीज क्यों कर रहा है और अब तक क्यों नहीं की, तो उसके पीछे रीजन है। तो सोशलिज्म जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का एक फीचर है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था। यानी इसके अंदर कुछ चीजें हमने कैपिटलिज्म की अडॉप्ट की और कुछ चीजें हमने सोशलिज्म की अडॉप्ट की। हमने, भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया। आर्टिकल 36 से 51 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो सोशलिस्ट लीनिंग्स को ही बताता है।
ठीक है। इंडियन सोशलिज्म गांधीज्म और मार्क्सिज्म का ब्लेंड है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और भारत का सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे आधारित है, मतलब हम इग्नोरेंस को, पॉवर्टी को, डिजीज को, इनइक्वालिटी को, इनको खत्म करना चाहते हैं। ये सोशलिस्ट के बारे में मैंने आपको बात बताई। नाउ लेट अस मूव टू सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? ये शब्द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ। ठीक है। इंडिया का जो मॉडल है सेक्युलरिज्म का, वो वेस्टर्न मॉडल से बहुत अलग है। अब जैसे मैं आपको बताती हूं, ये तो है वेस्टर्न मॉडल, ठीक है, और यहां है इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब ये एक बेंच है, ठीक है। इस बेंच पे एक व्यक्ति बैठा है, यहां पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये पारसी धर्म है, ठीक है, ये पारसी धर्म है। बहुत सारे धर्म जो है वो यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। दिस इज अ पर्सन नेम्ड स्टेट, यानी इंडिया। वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या होगा, या मैं कहूं अमेरिका, इंडिया नहीं अमेरिका। यहां पे मैं बात कर रही हूं, यहां भी एक बेंच है, ये इंडिया बैठा है, और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये पारसी है, ये सिख है, इस तरीके से बहुत सारे रिलीजन खेल रहे हैं। वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या होगा, मान लीजिए इनके बीच में लड़ाई हो गई, इनके बीच में लड़ाई हो गई, कोई वाद विवाद हो गया इन सब धर्मों के बीच में। स्टेट बीच में नहीं बोलेगा, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ता रहेगा, वो बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगा, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए। देयर इज अ watertight separation between state and religion in western world। इंडिया के अंदर क्या है, जब तक सब सही चल रहा है, इंडिया रिस्पेक्ट्स ऑल, भारत सारे धर्मों की इज्जत करता है। लेकिन जैसे ही धर्मों के बीच में कोई विवाद हुआ, कोई लड़ाई हुई, इंडिया बीच में जा बैठेगा, स्टेट बीच में बोलेगा। लाइक सबरीमाला टेम्पल केस, जब तक सब सही था सही था, लेकिन जब देखा महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ आर्टिकल 17, 15 बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं, तो स्टेट बीच में बोला, ऐसा नहीं है रिलीजन का मामला है तो चुप ही रहेंगे। जब तक सब सही चल रहा है बीच में नहीं बोलेंगे। सभी धर्म हमारे लिए इक्वल है, हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, हमारा कोई खुद का धर्म नहीं है। लेकिन जब धर्मों की लड़ाई होगी तो इंडियन स्टेट बोलेगा, वेस्टर्न स्टेट नहीं बोलेंगे। तो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो काफी अलग है वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो सेक्युलर का मतलब क्या है, हम सभी धर्मों का इक्वल आदर करते हैं, हमारे लिए सब धर्म एक जैसे हैं, ठीक है। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इससे जुड़ा हुआ है कि भारत का जो रिलीजन है वहां पे आपको आजादी है कि आप किसी भी धर्म को अपनाओ, किसी भी धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करो, किसी भी धर्म के अनुसार अनुसरण करो, ये आपकी मर्जी है, आप धर्म को किस तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद आर्टिकल 25 टू 28 ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सेक्युलरिज्म शो करते हैं। आर्टिकल 25 टू 28 ये सेक्युलर कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 25 टू 28, 29, 30, 40, 325 ये सब प्रियम्बल, ये सब जो है सेक्युलरिज्म को शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्युलर के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, जहां आप अपने रूलर्स को खुद चुन सकते हो। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वो क्या है, भारत की डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बाबा ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या इनडायरेक्ट भी ना कह के मैं कहूंगी कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। क्या है भारत की डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, मतलब क्या है, इंडिया के जो लोग हैं वो खुद कानून नहीं बना रहे हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, लोग कानून बना रहे हैं, लोग कानून नहीं बना रहे हैं भारत में। भारत के अंदर जो लोग बाग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो क्या कर रही है, अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन देती है। इन दोनों ने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया, इन दोनों ने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया, और इनडायरेक्ट तरीके से लोगों के बिहाफ पे ये नेता लोग आगे जाके, रिप्रेजेंटेटिव लोग आगे जाके कानून बनाते हैं। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो भारत के अंदर है, ठीक है। अब जो नेहरू जी थे, या मैं कहूं नेहरू नहीं, B.R. अम्बेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले कैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा जरूरी है।
सोशल डेमोक्रेसी के पास बाद आपको पॉलिटिकल डेमो या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की जरूरत है। इकोनॉमिक के बाद आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले सोशल सोसाइटी के अंदर आप डेमोक्रेटिक होने चाहिए। अगर सोशल डेमोक्रेसी आपके पास नहीं है तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका पेट खाली है, आप वोट के अधिकार का क्या करोगे? आपके पास पहले इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, और इकोनॉमिक से पहले आपके पास काम करने की इजाजत तो हो, सोसाइटी के अंदर इक्वल रिस्पेक्ट तो हो। आप इस जाति के यहाँ फला काम नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं है तो वोट देके क्या करोगे? भूखे इंसान को क्या मतलब है मोदी जी जीत रहे हैं, राहुल गांधी जीत रहे हैं, केजरीवाल जीत रहा है? कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको सोसाइटी चाहिए। मैन इज अ सोशल एनिमल। सोसाइटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए। जब वो मिल गई, सोशल डेमोक्रेसी मिल गई, उसके बाद आप पैसे की तरफ बढ़ोगे, काम की तरफ बढ़ोगे, पेट पूजा की तरफ बढ़ोगे, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक के बाद जाके कहीं आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ मूव करोगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने ये कहा, सबसे पहले सोशल डेमोक्रेसी, देन इकोनॉमिक, देन पॉलिटिकल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है और आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे। उसके बाद अगला शब्द क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, जहां पे जो हाईएस्ट पोस्ट है वो इलेक्टेड हो, हाईएस्ट पोस्ट इलेक्टेड हो, उसको रिपब्लिक कहते हैं। हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। बहुत सारे लोग गणतंत्र दिवस की छुट्टी को ऐसे मानते हैं इस दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान तो लागू हुआ था, लेकिन इसको रिपब्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज रिपब्लिक का मतलब ये होता है, इस दिन हमारे 26 जनवरी 1950 को हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अपनी चेयर को ऑक्यूपाई करते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे हाईएस्ट पोस्ट इलेक्टेड हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड पोस्ट पर आए थे, इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो रिपब्लिक क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, रिपब्लिक के साथ हम एक और शब्द नया समझ लेते हैं, मोनार्की। दो चीज होती है, मोनार्की राजतंत्र जिसको कहते हैं हिंदी में, और रिपब्लिक जिसको कहा जाता है गणतंत्र। गणतंत्र, ठीक है। मोनार्की राजतंत्र का मतलब क्या है? मतलब जहां किंग होगा, और वो किंग जो होगा वो हेरेडिटरी होगा, वंशानुगत। मेरा बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसकी बेटी रानी, हेरिडिटरी होगा। रिपब्लिक में क्या होगा? तुम, मैं, कोई भी, द्रौपदी मुर्मू भी, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पूरी करता है। कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पूरी करता है। ठीक है, इलेक्शन होगा, इसको कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक क्या है वो भी हमने समझा। आर्टिकल 54 एंड 55 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। भारत के प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए। जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब इन सब शब्दों को भी बताऊंगी। इसके बाद अब लड़ाई चल रही है कि क्या भारत का प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? भारत के प्रियम्बल में आप बदलाव कर सकते हो क्या? तो इसके अंदर क्या है कि आज तक भारत का प्रियम्बल केवल एक ही बार अमेंडेड हुआ है 1976 में, जिसके अंदर हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द हमने ऐड किए थे 1976 में। उससे पहले कैसा था? सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बस ये लिखा हुआ था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या लिखा? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये 2 शब्द यहां ऐड कर दिए और इंटीग्रिटी शब्द लास्ट में ऐड कर दिया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको चेंज किया, ये वर्ड्स ऐड किए। ठीक है, और केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ, वहां लिखा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसी जुड़ी हुई है इससे? बहुत सारी लड़ाइयां हुई है प्रियम्बल को लेके, इसको बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है? अगर ये संविधान का हिस्सा नहीं है तो आप इसको बदल नहीं सकते, और अगर ये संविधान का हिस्सा है, अगर ये संविधान का हिस्सा है तो आप इसको बदल सकते हो। तो अब लड़ाई ये थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से केसेस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो सबसे पहले केस चला बेरूबरी यूनियन केस 1960 का। ठीक है, बेरूबरी एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो अभी इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रही क्योंकि मैंने पहले ही कहा टू द पॉइंट स्टडी है। तो मैं आपको सिर्फ काम काम की बात बता रही हूँ जहां पे आपको
पेपर को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। बेरूबरी यूनियन केस वाज द ओनली केस, सिर्फ एकमात्र ऐसा ये केस था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान हमारे प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है और हम इसको बदल नहीं सकते, हम इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केवल बेरूबरी यूनियन केस ऐसा था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। कुछ समय के बाद फिर से चैलेंज होता है, केशवानंद भारती केस आता है 1973 का, और उन्होंने अपनी पहले वाली बात को ओवर रूल किया कि मैंने जो बात कही पहले वो वर्ड्स में वापस लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट खुद ही, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अकेली ताकत है जो खुद के वर्ड्स को ओवर रूल कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद के वर्ड्स को ओवर रूल किया और कहा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। 1973 से पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर शब्द आया ही नहीं था। 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बात मैंने बेरूबरी में कही थी वो बिल्कुल गलत है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं। प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कैन अमेंड इट, हम इसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान में रख के। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में होता है। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और आज भी यही सत्य है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और हम इसको बदल सकते हैं, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रियम्बल था। अब हम देखते हैं कि तुमने कितना सीखा इस टॉपिक से, कितनी मेरी बातें तुम्हारे पल्ले पड़ी। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट प्रियम्बल, प्रियम्बल को लेके क्या सही है। इट इज जस्टिसिएबल इन नेचर, क्या ये नेचर में जस्टिसिएबल है, ये संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, इसको केवल एक ही बार अमेंड किया है 1976 में। आपको करेक्ट ऑप्शन छांटना है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है और आप इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर करेंगे। और थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं। इकोनॉमी आपने बहुत अच्छे से समझी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर सकी और बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टा पे आ रहे हैं, मुझे मेल भी आ रहे हैं, मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट भी आ रहे हैं, मैम इकोनॉमी क्यों रोक दिया। रुका नहीं है, इकोनॉमी बंद नहीं होगा, मैं तो बनी इकोनॉमी के लिए हूँ। बंद नहीं हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं ताकि कुछ रिसेंट चेंजेस मैं ऐड कर सकूं अपनी चीजों में, अपनी बातों में, क्योंकि एक टीचर को भी रेगुलर पढ़ना पड़ता है बहुत सारी चीजें, तभी तो जो भी नया देश में हो रहा है हम लोग आपके लिए इंक्लूड कर सकते हैं ना, रेगुलर हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो एक विराम लिया है मैंने कुछ समय के लिए, थोड़ा सा गैप लिया है इकोनॉमी के लिए, तब तक खाली थोड़ा ना बैठेंगे, तब तक हम पॉलिटी पढ़ेंगे और मेरे साथ आप लोग भी पॉलिटी एंजॉय कीजिए, देखिए क्या मुझे पढ़ाना आता है या नहीं आता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।